गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट हिंदू लॉ, हमारा जो टॉपिक चल रहा था मेंटेनेंस, उसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं और थर्ड पार्ट के साथ ही आज हमारा मेंटेनेंस कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक जो हमने किया उसमें सेक्शन 18 हमने किया था, हिंदू पत्नी कब भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाती है। सेक्शन 19 हमने किया था, हिंदू विधवा पुत्र वधू कब भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाती है। 20 हमने किया था, हिंदू अवयस्क संतान व वृद्ध माता पिता कब भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी माने जाते हैं। इसके बाद आज हम करेंगे सेक्शन 21 जो है डिपेंडेंट्स, कौन कौन से डिपेंडेंट्स जो हैं वो भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी माने जाते हैं। और सेक्शन 23 है कि कोर्ट में जब अमाउंट तय किया जाता है मेंटेनेंस के लिए, उस वक्त न्यायालय कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखता है। अब हम करेंगे सेक्शन 21 डिपेंडेंट्स। फॉर द पर्पस ऑफ द चैप्टर डिपेंडेंट्स मीन्स द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ द डिजीज्ड। सामान्य तौर पर डिपेंडेंट का जो मतलब जो होता है वो होता है मृतक के निम्न रिश्तेदार। सामान्य तौर पर डिपेंडेंट्स वो व्यक्ति होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के मरने के पश्चात उत्तराधिकार के तौर पर अगर उसकी संपत्ति में हिस्सा प्राप्त नहीं करते हैं तो डिपेंडेंट के तौर पर वह भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी माने जाते हैं। तो कौन कौन डिपेंडेंट होते हैं? हिज और हर फादर, पिता, चाहे हिंदू पुरुष के पिता भी हो सकते हैं, हिंदू महिला का अगर डिपेंडेंट्स देखना है तो हिंदू महिला के पिता। हिज और हर मदर, उसका व उसकी माँ, उसकी माता। हिज विडो एज लॉन्ग एज सी डज नॉट रीमैरिज, उसकी विधवा, जिस व्यक्ति के मृतक की विधवा जिसकी मृत्यु हुई है उसकी विधवा डिपेंडेंट मानी जाती है जब तक उसने रीमैरिज नहीं की है। हिज और हर सन और द सन ऑफ हिज प्रिसिस्ट सन और द सन ऑफ हिज प्रिसिस्ट सन, उसका या उसकी बेटा या मृतक पुत्र का पुत्र या मृतक पुत्र के पुत्र का पुत्र। एज लॉन्ग एज ही इज माइनर, जब तक वह अवयस्क है तब तक बेटा या बेटे की मृत्यु हो चुकी है तो उसका बेटा, बेटे की मृत्यु हो चुकी है उसके बेटे की भी मृत्यु हो चुकी है तो परपुत्र, जब तक वह माइनर है भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी माना जाता है। Provided and to extent that he is unable to obtain maintenance in case of grandfather from his father mother estate। अगर उसे अपने पिता से, माँ से या उसके ग्रैंडफादर से अगर उसकी संपत्ति से वह भरण पोषण प्राप्त कर रहा है तो ऐसी स्थिति में ग्रेट ग्रैंडसन फ्रॉम द स्टेट ऑफ हिज फादर और मदर, तो वह भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं माने जाते हैं। तो अगर कोई भी पुत्र है, अगर वह अपने माता पिता की संपत्ति में से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी है, अगर उसे नहीं मिल रहा है तो वह प्राप्त करने का अधिकारी माना जाएगा। ग्रेट ग्रैंडसन, अगर वह अपने फादर, मदर और पिता के पिता और पिता की माँ से की जो संपत्ति है उसमें से भरण पोषण प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो वह भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी माना जाएगा। हिज और हर अनमैरिड डॉटर, उसकी या उस पुरुष की या महिला की अनमैरिड डॉटर और अनमैरिड डॉटर ऑफ हिज प्रिसिस्ट सन, पुत्री, मृतक पुत्री की अनमैरिड डॉटर और द अनमैरिड डॉटर ऑफ अ प्रिसिस्ट सन ऑफ हिज प्रिसिस्ट सन, मृतक पुत्र की पुत्री, पोत्री। एज लॉन्ग एज सी रिमेन्स अनमैरिड, जब तक वह अविवाहित है तब तक वह डिपेंडेंट्स की लिस्ट में मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो अविवाहित पुत्री या अगर पुत्री की मृत्यु हो चुकी है और द अनमैरिड डॉटर और हिज प्रिसिस्ट सन और द अनमैरिड डॉटर ऑफ अ प्रिसिस्ट सन, बेटे की अनमैरिड बेटी मतलब पोती और पोते की अनमैरिड डॉटर, पड़पोत्री। यहाँ पर जब तक वह अनमैरिड है वह जो है डिपेंडेंट मानी जाती है, जब तक वह अपनी माता पिता दादा दादी की संपत्ति में से भरण पोषण प्राप्त करने की नहीं अधिकारी मानी जाती है तब तक ये सब लोग जो है डिपेंडेंट्स माने जाते हैं। हिज विडोड डॉटर
अगर विधवा पुत्री है तब भी वह भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाती है जब उसे अपने पति की संपत्ति में से फ्रॉम द स्टेट ऑफ हर हस्बैंड, फ्रॉम हर सन एंड डॉटर, अगर उसके पुत्र व पुत्री जीवित है, या उनकी कोई संपत्ति है, फ्रॉम हर फादर इन लॉ, या तो उसके फादर की कोई भी संपत्ति है, अगर इनमें से वह संपत्तियों में से वह भरण पोषण प्राप्त नहीं कर पा रही है तो वह भी डिपेंडेंट की श्रेणी में मानी जाती है। एनी विडो ऑफ हिज सन, पुत्र की विधवा, ऑफ अ सन ऑफ अ प्रिसिडेंट सन, मृतक पुत्र के पुत्र की विधवा, एज लॉन्ग एज सी इज नॉट मैरिड, जब तक उन्होंने पुनः विवाह नहीं किया है, पुत्र की विधवा और पोती की विधवा भी डिपेंडेंट की श्रेणी में मानी जाती है। फिर है हिज और हर माइनर इलिजिटिमेट सन, अगर कोई भी अवैध संतान है तो ऐसी स्थिति में उसका व उसकी जो अवैध बेटा है वह जब तक माइनर है तब तक वह डिपेंडेंट की श्रेणी में माना जाता है। फिर है लास्ट हिज और हर इलिजिटिमेट डॉटर, उसका व उसकी जो अवैध पुत्री है जब तक उसकी मैरिज नहीं हो जाती है तब तक वह डिपेंडेंट की लिस्ट में मानी जाती है। अब है सेक्शन 23। सेक्शन 23 जो है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस से रिगार्डिंग है। इट शैल बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट टू डिटरमाइन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट मेंटेनेंस शैल बी अवॉर्डेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। सामान्य तौर पर किसी भी पक्षकार के द्वारा जब डिमांड की जाती है भरण पोषण के लिए तो ऐसी स्थिति में भरण पोषण की राशि कितनी प्रदान की जाए यह कोर्ट के डिस्क्रिप्शन, उसके विवेकाधिकार शक्ति है। और सामान्य तौर पर ये जो मेंटेनेंस का अमाउंट तय किया जाता है इसमें कुछ चीज़ें कोर्ट जो है कंसीडर करता है, और जो बातें वो कंसीडर करता है वो 23 सब क्लॉज 2 और 23 सब क्लॉज 3 में बताई गई है। तो 23 सब क्लॉज 2 ये कहता है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस इफ एनी टू बी अवॉर्डेड टू वाइफ, चिल्ड्रन, एजेड पेरेंट्स अंडर द एक्ट रिगार्ड शैल बी। जब भी किसी भी वाइफ के द्वारा, चिल्ड्रन के द्वारा या वृद्ध माता पिता के द्वारा मेंटेनेंस की डिमांड की जाती है और न्यायालय में उनका मेंटेनेंस का अमाउंट तय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय निम्न बातों को ध्यान में रखेगा। फर्स्ट है द पोजीशन एंड द स्टेटस ऑफ द पार्टीज। उन दोनों जो डिमांड करने वाला है और जिससे डिमांड की जा रही है उनकी पोजीशन, उनका स्तर कैसा है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। सेकंड है द रीजनेबल वांट्स ऑफ द क्लेमेंट। जो क्लेमेंट सामान्य तौर पर जो भरण पोषण की डिमांड करने वाला है उनका जो क्लेम है करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी युक्त कितनी आवश्यकता है। वृद्ध माता पिता है तो हो सकता है उनकी बीमारी से संबंधित, अगर बच्चे हैं तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि उनकी एजुकेशन से संबंधित। तो इस तरह से उनकी रीजनेबल जो डिमांड्स हैं उनको ध्यान में रखकर उनके लिए राशि तय की जाती है। फिर है अगर किसी भी वाइफ के द्वारा भरण पोषण की राशि की डिमांड की जाती है और वह अपने पति से सेपरेट रह रही है तो ऐसी स्थिति में उसका पृथक रहने का क्या जस्टिफिकेशन है, क्या न्यायिक आधार है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। फिर द वैल्यू ऑफ क्लेमेंट प्रॉपर्टी एंड द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच प्रॉपर्टी। जो मांग कर रहा है उस मांग करने वाले व्यक्ति की क्या प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम हो रही है और उनके अर्निंग के और कौन कौन से सोर्सेस है, ये चीज़ें भी ध्यान में रखी जाती है। द नंबर ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड टू द मेंटेनेंस, और जिस व्यक्ति से डिमांड की जा रही है उससे और कितने लोगों के द्वारा भरण पोषण की डिमांड की जा रही है, कौन कौन व्यक्ति जो है वह भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी हैं, ये भी देखा जाता है। अगर डिमांड करने वाले व्यक्ति कम है, उत्तरदायित्व कम है तो भरण पोषण की राशि ज़्यादा तय की जा सकती है। अगर उत्तरदायित्व ज़्यादा है तो भरण पोषण की राशि जो है कम तय की जा सकती है। इसी के साथ सेक्शन 23(3) ये कहता है कि जिसकी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट मेंटेनेंस इफ एनी टू बी अवॉर्डेड टू द डिपेंडेंट्स अंडर दिस एक्ट रिगार्ड शैल बी। जब भी कोई अमाउंट तय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में निम्न बातों को ध्यान में रखा जाता है। फर्स्ट, उसकी नेट वैल्यू क्या है प्रॉपर्टी की, जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वह जो संपत्ति छोड़कर गया है उसकी नेट वैल्यू क्या है, उसके सारे ऋणों का भुगतान करने के पश्चात उसकी नेट वैल्यू क्या है, उसके आधार पर तय किया जाता है। फिर सेकंड है
कि उसने मरने से पहले डिपेंडेंट्स के बारे में जो प्रोविज़न है वो ध्यान में रखे जाते हैं। उसके बाद है जो डिमांड करने वाले जो डिपेंडेंट्स हैं और द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू, जो डिमांड करने वाले डिपेंडेंट्स हैं प्लस जिससे डिमांड की जा रही है उनके बीच में संबंधों की कितनी दूरियां हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर है द रीजनेबल वांट्स ऑफ द डिपेंडेंट, जो डिमांड करने वाले व्यक्ति हैं उनकी युक्ति क्या डिमांड है। फिर है जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस मृतक और उन डिपेंडेंट्स के मरने से पूर्व किस प्रकार के संबंध थे। फिर है द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिपेंडेंट्स, जो डिपेंडेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उनकी क्या वैल्यू है, ये भी ध्यान में रखा जाता है। उसके अलावा उस प्रॉपर्टी से क्या अर्निंग हो रही है, ये चीज़ें भी ध्यान में रखी जाती है। और उसके अलावा डिपेंडेंट्स, कितने डिपेंडेंट्स उस प्रॉपर्टी पर एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए, इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो ये कुछ बातें हैं सेक्शन 23 के अंतर्गत, 23 सब क्लॉज 2 और 23 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत जब मेंटेनेंस का अमाउंट न्यायालय के द्वारा तय किया जाता है तो इन बातों को ध्यान में रखना अनिवार्य माना जाता है। इसी के साथ आपका मेंटेनेंस कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीक करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद आपका।